इनके 16 जुलाई की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक फ्यूल्स लार्जेस्ट कंटिन्यूड बैकस्लाइड इन वैक्सीनेशंस इन 3 डिकेड्स, डब्ल्यूएचओ एंड यूनिसेफ। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है सोशल इश्यूज में कवर होगी। इसका देखो, इस कहने का मतलब यही है कि जो भी वैक्सीनेशन होता है छोटे बच्चों को होता है, या फिर जो भी यूनिवर्सल वैक्सीन कवरेज के अंदर जो भी हम असेंशियल वैक्सीन देते हैं, ठीक है। तो कोविड की वजह से क्या है, जो पिछले 3 डिकेड्स पिछले 30 सालों में जो प्रोसेस चल रही थी वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई है, ठीक है। तो अभी ये डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ के द्वारा डाटा आया है जिसमें ये बोला गया है कि ग्लोबली चाइल्डहुड वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले 30 सालों में, ठीक है। जो परसेंट ऑफ चिल्ड्रन जिनको 3 डोज ऑफ वैक्सीन मिलनी चाहिए थी अगेंस्ट डायफ्थीरिया, टेटनस एंड पेटर्सिस, ठीक है, उस इम्यूनाइजेशन कवरेज में 5% पॉइंट कम हुए हैं। मतलब कि 2019 से 2021 के बीच में अब वो 81% आ गया, ठीक है। डिक्लाइन क्या रीज़न क्या, मतलब जो 100% था वो 81% आ गया। क्योंकि सबसे पहले क्या रीज़न क्या, सबसे पहले जो बच्चे हैं इस तरह के वो कन्फ्लिक्ट रीजन्स में रहते हैं। इसके अलावा मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलिया, कोविड-19 आ गया जिसकी वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गई, ठीक है। इंडिया की क्या स्पेसिफिक फाइंडिंग है, तो सबसे पहले जो डीटीपी है दैट इज़ द डायप्थीरिया टेटनस पेर्टुसिस की, तो पहली डोज भी नई 30 लाख चिल्ड्रन को मिली है 2020 में एज़ कम्पेयर टू 14 लाख इन 2019। इंडिया इज़ हाउएवर वो इंडिया मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हैं कि वो इस बैकस्लाइड को प्रिवेंट करे और जल्दी से जल्दी दोबारा प्रोग्राम्स को स्टार्ट करे, जैसे इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का, ठीक है, उसका फेज 3। डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ इकट्ठे काम करते हैं विद द ग्लोबल एलियंस ऑफ वैक्सीन, जो कि एक वैक्सीन एलियंस है, और अदर पार्टनर्स का, सो दैट वो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन एजेंडे को पूरा कर सके 2030 तक। जो एक स्ट्रेटेजी है फॉर ऑल कंट्रीज एंड रेलिवेंट ग्लोबल पार्टनर्स, कि हमें कुछ गोल्स अचीव करने हैं कि किस तरह से हम डिजीज़ को प्रिवेंट कर सके थ्रू इम्यूनाइजेशन, ठीक है। रिकमेंडेशन के सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन को कैचअप करने के लिए एफर्ट्स और बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। पीपल सेंटर्ड अप्रोच पर हमने करें कि वो पॉलिटिकल कमिटमेंट्स को और ज़्यादा अच्छी करनी होगी। मिशन इंद्रधनुष या फिर इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का मतलब क्या है, मिशन इंद्रधनुष 2014 में स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर हमें सभी बच्चों को कवर करना था जो भी अनवैक्सीनेटेड है या फिर पार्शली वैक्सीनेटेड है अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और इसके अंदर 12 वैक्सीन के लिए आप अगेंस्ट आपको इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड होता है। टीबी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया, नेमेंगिटिस, मिसल्स, रुबेला, जापानीज एनफ्लेटिस एंड रोटावायरस डायरिया, ठीक है। फिर इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष 2017 में आया था, जिसके अंदर यही था कि इस प्रोग्रेस को और तेज़ी से करना, सो दैट और जो बच्चे जिनकी अभी 2 साल से भी कम एज है या फिर जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको भी रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पहुंचाना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड इज रिलीज द कंसेप्ट पेपर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये एनआरए है क्या, व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग, एक ये अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारे नेचर और एसेट्स हैं। अब नेचुरल एसेट्स क्या हो गया, जो भी आपके पास मिनरल्स हो गए, ठीक है, जो आपको नेचर से मिल रही है, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, उनका स्टॉक और स्टॉक एक्सचेंज का डील करता है, ठीक है। इसके अंदर सारा बायोडाटा होता है, ठीक है। सब सोयल एसेट्स होते हैं, वाटर, लैंड हो गया, उसका इक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ये सबका डाटा होता है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 34 जो मेजर मिनरल्स हैं, 58 माइनर मिनरल्स और 4 जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके डाटा को कैप्चर करते हैं। इसका है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज की क्या स्टेट है, क्या स्टेटस है, आगे अभी प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हाईलाइट्स क्या इसका एनआरआई का, दैट इज द नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग। देखो, इसको इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि हम क्या कर सकें विद द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट इकोनॉमिक अकाउंटिंग सेंट्रल फ्रेमवर्क, जिसके अकॉर्डिंग ये है कि हमें जो कंट्री की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच बरत सकें, ठीक है। प्रपोज किया गया था यूएन के द्वारा, एक ही इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड है जिसके अंदर हम अपने एनवायरनमेंट को मेजर करते हैं और देखते हैं कि वो अपनी इकोनॉमी के हिसाब से कितना बढ़िया चल रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि किस तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं डाटा। इसके अलावा इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं अंडर द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एनआरए, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स भी सेट करते हैं सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अपने पूरे कर सकें। सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो एक बार रिपोर्ट पब्लिश हो गया है तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको कंप्लीट पिक्चर पता चलती है कि मिनरल और एनर्जी सोर्स का क्या स्टेटस है, ठीक है, और इससे वो अपने डिसीजंस को और अच्छा बेहतरीन ले सकते हैं, ठीक है। इससे क्या करेंगे, जो भी किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या होगी, मॉनिटरी वैल्यू, उसको कंपाइल कर सकते हैं, उससे कितना रेवेन्यू आ सकता है वो सब कुछ वो जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ अल्टरनेट सोर्सेज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक अगर हमें पता चल गया कि ये अब रिसोर्स खत्म होने वाला है तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक हो चाहे वो एनर्जी हो, सो दैट हम अपने इकोसिस्टम को डेवलप करके रखें फॉर कंटेनिंग इलीगल माइनिंग, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है,
In West Bank, US President says he supports two-state solution, but ground is not right for Israeli-Palestine talks. इंटरनेशनल रिलेशन पे करोगे, आपको पता है इसराइल और पैलेस्टाइन में जो वॉर होता है वो किसकी वजह से होता है? वेस्ट बैंक के लिए होता है, जोन दोनों, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में कश्मीर की वजह से होता है, उस तरह इसराइल और पैलेस्टाइन में वेस्ट बैंक। ठीक है, तो यूएसए प्रेसिडेंट ने बोला कि टू स्टेट सोल्यूशन ही बेस्ट वे रहेगा। जैसे जब इंडिया पाकिस्तान एक था तो टू बेस्ट यही सोल्यूशन निकला था कि सेपरेट कर दो, और वही हुआ था। ठीक है, तो यूएस से भी बोल रहा है टू स्टेट सोल्यूशन ही बेस्ट वे रहेगा अगर आपको इसराइल और पाकिस्तान में सिक्योरिटी, प्रोस्पेरिटी, फ्रीडम और डेमोक्रेसी बना के रखना है। ठीक है, टू स्टेट सोल्यूशन एक फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम क्या करेंगे, इसराइल और जो पैलेस्टाइन का लड़ाई है, कन्फ्लिक्ट है, उसको रिजॉल्व करवाएंगे। ठीक है, बाय एस्टेब्लिशिंग दो स्टेट्स में एस्टेब्लिश करेंगे, इसराइल के लिए जो स्पेशली ज्यूज़ के लिए होगा, पैलेस्टाइन होगा जो अरब्स के लिए होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन 1967 बॉर्डर। अब इसराइल और पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है वो उसकी हिस्ट्री जानते हैं। 1947 में यूएन ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन 185, जिसके अंदर हमने क्या किया था, पैलेस्टाइन को डिवाइड कर दिया था अरब और जूइश स्टेट में। ठीक है, 1948 में ब्रिटिश ने छोड़ दिया और स्टेट ऑफ इसराइल को क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से अरब और इसराइल में वार आ गया था। 1949 में वॉर एंड हुआ, जिसमें इसराइल जीत गया और पैलेस्टाइन को डिवाइड कर दिया गया तीन पार्ट में, एक स्टेट ऑफ इसराइल, एक वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप। 1967 में 6 दिन का वार हुआ था, जिसके बाद इसराइल को सारा कंट्रोल मिल गया गाजा स्ट्रिप का इजिप्ट से, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम का फ्रॉम जोर्डन। 1993 में इसराइल गवर्नमेंट और पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान पे एग्री किया, जिसके अंदर बोला कि टू स्टेट सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ ओस्लो एकॉर्ड। ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, इसराइल क्या कर रहा है, फिलहाल वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर रखा है, ऑल्दो ये गाजा से पुल आउट हो चुका है। इसराइल क्लेम करता है कि जो पूरा का पूरा जो जेरूसलम है वो उसकी कैपिटल है, जबकि पैलेस्टाइन क्लेम करते हैं कि जो ईस्ट जेरूसलम है वो फ्यूचर पैलेस्टाइन की कैपिटल है। ठीक है, नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रिलीजेस द इंडिया रैंकिंग 2022 ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अगेन ये न्यूज़ सोशल इशूज़ में करोगी। अभी क्या इसके अंदर 6000 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इसके सिक्स एडिशन में आईआईटी दिल्ली को टॉप 3 रैंक में आया है। आईआईटी दिल्ली बैक द टॉप 3 रैंक फॉर द ईयर 2022। इसके अलावा जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसको लॉन्च किया गया था नवंबर 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। 2018 से ये मैंडेटरी है कि जो भी गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको इस फ्रेमवर्क में पार्टिसिपेट करना ही करना है। इसके अंदर जो हम पार्टिसिपेशन करते हैं, इसके अंदर जो भी रैंकिंग होती है वो 5 पैरामीटर्स पे होते हैं। एक उस इंस्टीट्यूट का टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज कैसा है, रिसर्च है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस कैसे है, ग्रेजुएशन आउटकम कैसे है, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी कैसी है, परसेप्शन कैसे है, इंपॉर्टेंस क्या है। इससे क्या स्टूडेंट्स को मतलब समझ आता है कि कौन सा उनके लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो वो चूज़ कर सकते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट टू चूज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी। जो भी इंस्टीट्यूट का रैंक होगा वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है इन अट्रैक्टिंग कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू कैंपस प्लेसमेंट। ठीक है, इसके लिए और भी इनिशिएटिव लिए गए सो दैट हम अपनी इंडिया का हायर एजुकेशनल क्वालिटी बढ़ा सके। सबसे पहले एनुअल वेब टेस्ट ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन होता है, एनबीए एक्रेडिटेशन होता है जिसके अंदर टेक्निकल कोर्सेज को अप्रूव किया जाता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बनाया गया है इसमें अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है। इसके अलावा 2 फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम्स चलते हैं साथ में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया ऑन ट्रैक फॉर सैंक्शन वेवर फ्रॉम यूएसए फ्रॉम बाइंग रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम। तो ये जो न्यूज़ हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी में करोगी। अब आपको पता है यूएसए और रशिया में वॉर चलता रहता है, कोल्ड वॉर है, तो उस पर क्या अगर इंडिया रशिया से कुछ भी परचेज करता है तो यूएसए उस पर क्या लगा देता है, कुछ ना कुछ टैक्स मतलब कि वो लगा देता है, सैंक्शंस लगा देता है। तो अभी ये बोल रहा है कि अगर अभी इंडिया रशिया से खरीद भी रहा है तो यूएसए वो सैंक्शन को माफ़ कर रहा है। ठीक है, यूएसए का जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने एक लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट पास किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर इंडिया कुछ खरीद भी रहा है तो उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन नहीं लगाएंगे अंडर द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्साइज थ्रू द सैंक्शन है। ठीक है, इस एक्ट के अंदर ही क्या लगता था, इंडिया पे सैंक्शन लगता था, तो अभी इन्होंने इंडिया को एक्सेप्शन दे दिया। ठीक है, तो अब क्या है इंडिया आराम से S-400 मिसाइल खरीद सकता है रशिया से, सो दैट वो चाइना को काउंटर कर सके। यूएसए देख रहा है कि जो इंडिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका दोस्त है इन द फाइट अगेंस्ट एशिया, और अगर वो उस पर सैंक्शन लगाएगा तो उससे क्या आएगा, इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो मैंने पढ़ा है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ये है क्या, ये लॉ था जो यूएसए लेके आया था 2017 में, जिसके अंदर यही था कि यूएसए क्या करता है, उन कंट्रीज़ को पनिश करता है जो कंट्रीज़ अच्छे रिलेशंस रखते हैं रशिया के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ या ईरान के साथ। ठीक है, हाउएवर जो इसका एप्लीकेशन होता है, इस
एक्ट का एप्लीकेशन होता है वो सिर्फ S-400 तक लिमिटेड नहीं है। इसके अंदर और भी जॉइंट वेंचर्स हैं, लाइक अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या वेपन्स डेवलप कर रहा है या अदर काइंड ऑफ मेजर डील कर रहा है रशिया के साथ। यूएसए ने ऑलरेडी काफ़ी सेंक्शन लगाए हुए हैं टर्की पे भी फॉर परचेज ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया। S-400 एक सरफेस टू एयर लॉन्ग रेंज मिसाइल है। इसकी कैपेबिलिटी है कि वो कुछ एरियल अटैक से प्रोटेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग ड्रोन्स, मिसाइल, रॉकेट्स एंड इवन फाइटर जेट्स। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है ईरान बेलारस टू बी द न्यूएस्ट SCO मेंबर्स। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में कवर होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी देखो SCO है क्या, सबसे पहले आपको ये पढ़ना होगा, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अभी क्या है SCO समिट हुई है समरकंद उज्बेकिस्तान में सितंबर में। ठीक है, वो होने वाली है, तो उसमें डिसीजन लिया जाएगा। डिसीजन में ये लिया जाएगा ईरान को लास्ट ईयर के दुशानबे समिट में एडमिट करना था और बेलारस ने भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी थी कि हम उसका मेंबर बनना चाहते हैं। इसमें इंडिया ने भी शेयर किया ड्राफ्ट प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन अमंग बिजनेस वर्ड्स ऑफ SCO मेंबर स्टेट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीबिशन। देखो गाइस, क्या है, हर साल इनकी मीटिंग होती है। पिछले साल जब मीटिंग हुई थी तो ईरान और बेलारस ने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की थी कि हमें इसका मेंबर बनना है। ठीक है, और इंडिया ने भी ये जो ड्राफ्ट है उसको शेयर किया था। ये पहला एक्सपेंशन होगा SCO का आफ्टर इंडिया एंड पाकिस्तान, जब 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके मेंबर बने थे। उसके बाद अब ईरान और बेलारस बनने वाले। सिग्निफिकेंस की अगर SCO के मेंबर्स और बढ़ते हैं, सबसे पहला एक्सपेंडेड मेंबरशिप से क्या होएगा, लेजिटिमेसी बढ़ेगी, सिक्योरिटी और इकोनॉमिक बेनिफिट सब होंगे, कनेक्टिविटी भी होगी, इंटीग्रेशन भी बढ़ेगी बॉर्डर रीजन्स में। ठीक है, इसके अलावा जो SCO का हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। 8 मेंबर्स हैं इसके अंदर, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पे काम करते हैं। कौन कौन है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। SCO का मेन गोल क्या है कि म्यूचुअल ट्रस्ट हमें अच्छा करना है, अच्छे से कोऑपरेट करना है पॉलिटिक्स, ट्रेड, इकोनॉमी, रिसर्च में। इसके अलावा इंडिया अगले साल SCO के समिट होस्ट करेगा और वाराणसी में किया जाएगा SCO का फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चर कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है हमारी, है असम अरुणाचल बॉर्डर डिस्प्यूट। अभी के जो असम चीफ मिनिस्टर और अरुणाचल प्रदेश ने साइन किया है नामसाई डिक्लेरेशन, सो दैट जो भी दोनों के बीच में जो बाउंड्री डिस्प्यूट होता है 123 विलेजेस में, उसको मिनिमाइज़ किया जाएगा। ये बाउंड्री लाइन जो है 29 टॉपर शीट्स में शोन करती है बाय हाई पावर कमेटी 1960 विल बी टेकन एज ऑन द बेसिस ऑफ रीअलाइनमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश असम बाउंड्री टू आर डिसॉल्विंग डिक्लेरेट ऑफ डिप्यूट। इसके अंदर 12 रीजनल कमिटीज़ हैं जो हर एक डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है ऑन आइदर साइड ऑफ बाउंड्री, सो दैट इसमें 123 विलेजेस को ज्वाइंटली वेरीफाई किया जाता है। ये कमेटी अपनी सबमिट करती है रिपोर्ट बाय अगस्त 15। नेक्स्ट है बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन। ठीक है, अभी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया है उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है ऑफ बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप ऑन साइबर सिक्योरिटी कॉपरेशन, जिसके अंदर वो करेंगे एक प्लान ऑफ एक्शन डेवलप करेंगे ऑन साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस। ठीक है, इस प्लान में हम क्या करेंगे कि किस तरह से साइबर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाएगा, साइबर क्राइम को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये इंप्लीमेंट किया जाएगा विद इन अ टाइम फ्रेम ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 7 स्टेट्स हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट। अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसको फर्स्ट रैंक किया अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज पोर्टल। ठीक है, एक पीरियोडिक असेसमेंट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की इफेक्टिवनेस इंप्रूव करते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन डिलीवरी ऑफ देयर ऑनलाइन सर्विस टू सिटीजन। देखो गाइस, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें ये बताता है कौन सी मिनिस्ट्री कितनी अच्छी ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करे अपने सिटीजन्स को। ठीक है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को पहला प्राइज मिला है और इसको कंडक्ट किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस इन एसोसिएशन विद नास्कॉम। ठीक है, और साथ में KPMG 2021 में 4 पैरामीटर्स होते हैं जिस बेसिस पे वो असेस करता है, असेसिबिलिटी, कंटेंट अवेलेबिलिटी, ईज ऑफ यूज़, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी फॉर सेंट्रल मिनिस्टर पोर्टल्स। ठीक है, नेक्स्ट है जागृति डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक जागृति लॉन्च की है जिसमें हम कंज्यूमर्स को एम्पावर कर सकते हैं और उनके क्या राइट्स हैं उसके लिए उनको अवेयर कर सकते हैं। जागृति को प्रोजेक्ट किया गया एज एन एम्पावर्ड कस्टमर जो अवेयरनेस स्प्रेड करता है अबाउट कंज्यूमर राइट्स और सॉल्यूशन बताता है कि अगर कोई भी कस्टमर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ठीक है, इस मास्कोट को यूज़ किया जाएगा सो दैट हम कंज्यूमर्स को अवेयर कर सकें अबाउट द वेरियस थीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट लाइक प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट,
हॉलमार्किंग प्रोविजन ऑफ वेट्स एंड मेजर तक, ठीक है। जागृति मास्कोट को शोन किया जाएगा अलॉन्ग विद टैगलाइन जाको ग्राहक जाको इन ऑल इट्स मीडिया कैंपेन, ठीक है, जो काफ़ी टाइम से चल रही है। नेक्स्ट है एपेक्स कमेटी फॉर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी एक एपेक्स कमेटी सेटअप की है जिसके अंदर वो परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट को कंडक्ट करती है कि किस तरह से आर्म्ड जो फोर्सेज हैं उनको कैपिटल प्रोक्योर करनी है, प्रोक्योर मतलब बाय करनी है, या कुछ भी चीज़ लॉजिस्टिक्स बाय करनी है, मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स के लिए जो भी उन्हें पैसा चाहिए वो देखते हैं। ये डिफेंस मिनिस्टर को एडवाइस करती है कि किस तरह से आप ओवरऑल इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने इंटरनल ओवरसाइट एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द मिनिस्ट्री, ठीक है। इस कमेटी को हेड किया जाएगा बाय डिफेंस सेक्रेटरी। ये एक मेजर शिफ्ट होगा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ट्रांजेक्शन बेस्ड कंप्लायंस ऑडिट टू एन आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस एफिशिएंसी ऑडिट, जिसका एम होगा ओवरऑल एफिशिएंसी को एनहेंस करना। नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन यूरिया बाय 2025। अभी जो यूनियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया अपना यूरिया का इम्पोर्ट बिल्कुल ख़त्म कर देगा 2025 तक, क्योंकि अब हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है और हम नैनो यूरिया का यूज़ भी अच्छा कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने अभी तक 6 न्यू कन्वेंशनल यूरिया प्लांट्स को कमीशन किया है इंक्लूडिंग बरौनी एंड सिंदरी, जिसकी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.3 मिलियन टन है, ठीक है। इंडिया नियर अबाउट एट प्रेजेंट हर साल 35 मिलियन टन ऑफ यूरिया का कंज्यूम करता है, जिसमें से 10.16 मिलियन टन हम इंपोर्ट करते हैं मेनली फ्रॉम चाइना, ओमान एंड यूएई, इजिप्ट एंड यूक्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रे वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। जो भी ग्रे वाटर जो भी आपके हाउस होल्ड से निकलता है 100% जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट है उसका हैज़ बीन अचीव्ड, मतलब उसको रिसाइकिल किया गया है इन द विलेज ऑफ तमिलनाडु पप्पाकुंजी, ठीक है। ग्रे वाटर वो वेस्ट वाटर होता है जो वाटर निकलता है आपके बाथरूम से, शॉवर से, हैंड बेसिन से, वॉशिंग मशीन से, डिश वाटर या किचन सिंक से, ठीक है। बट इसके अंदर टॉयलेट वाटर इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होता है, इससे हम एनवायरनमेंट पे जो हार्म होता है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, फ्रेश वाटर की जो डिमांड होती है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। रिलेबल वाटर रिसोर्सेज जैसे अनलाइक वेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रे वाटर इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन अनप्रडिक्टेबल एंड वेरिएबल रेनफॉल। इसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस कंटेंट अच्छा होता है और जब आप उसको इरिगेशन में यूज़ करते हो तो गुड न्यूट्रिएंट उनको मिलता है और एज अ फर्टिलाइजर भी अच्छा होता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट। अभी के डिफेंस मिनिस्टर ने 4th और लेटेस्ट शिप को लॉन्च किया इंडिया की नेवी की 17A फ्राइगेट एक डूनागिरी, ठीक है। दीज आर फॉलोन ऑफ P-17 फ्राइगेट, जिसके अंदर मतलब इम्प्रूव स्टील्स फीचर्स होगा, एडवांस वेपन्स होंगे, सेंसर्स होंगे, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम होगा। इसमें डिज़ाइंड इन हाउस बाय इंडिया नेवी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन। जो प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट है इससे होगा आप इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ पर्सनैलिटी न्यूज़ में कुमारा स्वामी कमरंज, ठीक है, ये तमिलनाडु में बोर्न हुए थे। ही वॉज एन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड स्टेट्समैन। ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट मार्च और क्विट इंडिया मूवमेंट में भी। ये मद्रास प्रेसिडेंट लेजिस्लेचर में इलेक्ट हुए थे 1937 में भी, 1946 में भी, और ये मद्रास के स्टेट चीफ मिनिस्टर बने थे 1954 में। इन्होंने कंपल्सरी एजुकेशन को इंट्रोड्यूस किया था और बोला था बच्चों को मील्स और फ्री यूनिफॉर्म्स मिलनी चाहिए। 1963 में इन्होंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था अंडर द कमराज प्लान, सो दैट वो अपने आप को डिवोट कर सके इन सर्विंग द नेशन। इनकी वैल्यूज़ क्या थी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, सर्विस टू पीपल, मोडेस्टी, पेट्रियोटिज्म एंड लीडरशिप, ठीक है। 16 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय, टाटा।